यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पीईटी 2022 के लिए ये पहला ऑफिशियल वीडियो है इंडियन पॉलिटी का। यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जब आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसे मैं कंटिन्यू करूं, हाँ कि ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चंस को, ये टॉपिक को जिनको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इनको पढ़ने के बाद यूपीएससी तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, प्रीलिम्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले जो हर आदमी को पढ़ना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है संविधान की प्रस्तावना। और आपके पीईटी के सिलेबस का पहला टॉपिक है क्या? फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, क्या है प्रस्तावना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको जानना क्या ज़रूरी है ये भी मैं बता दूँ। मैंने लगभग 2 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी में, आईएएस के नहीं, नॉर्मल इंटरव्यू एज एन इंजीनियर एक दिया है, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर का कोई डायरेक्ट इंटरव्यू था वो दिया है। इसके अलावा भी मैंने और कई सारे इंटरव्यू दे रखे हैं जिनमें उनका पहला, मैं क्यों झेला हूँ इसीलिए मुझे आज ये याद है, उनका पहला क्वेश्चन ही यही था कि चलिए प्रस्तावना बताइए, प्रेम्बल से स्टार्ट करिए। तो आज किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, जब आप किसी बुक के कवर को खोलते हैं ना तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखा रहता है। वैसे ही संविधान के बारे में पूरा एक ओवरव्यू जानने के लिए क्या है? प्रस्तावना। समझ में आ गया? संविधान के बारे में बेसिक चीज़ें, मतलब वो ज़रूरी चीज़ें जो संविधान की विशेषताएं हैं, वो जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रस्तावना या प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है? हर एक बंदे को आप में से रटा होना चाहिए, बिना इसके कभी पॉलिटी पढ़ना नहीं चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग, एक एक लाइन का मतलब मैं आज आपको समझाऊंगा और शायद आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा व एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये है क्या? संविधान की प्रस्तावना। और ध्यान से सुनिए, अब इस प्रस्तावना में सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आता है, वो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कि ये बताइए भारतीय संविधान का सबसे पहला सोर्स क्या है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। सिर्फ आप इस प्रस्तावना को रटिए, देखिए आपका सारा आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पॉलिटी का क्लियर हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो याद रखिए, हम भारत के लोग, सबसे पहली लाइन, हम भारत के लोग, यही सोर्स है भारतीय संविधान की। जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, किस अथॉरिटी से भारतीय संविधान है या क्या ताकत है, वो ताकत का सोर्स क्या है? हम भारत के लोग। हमसे बड़ा ताकतवर भारत में कोई नहीं है। ठीक है, हम भारत के लोग। दूसरी चीज़, एक और क्वेश्चन आता है यूपी के एग्जाम्स में बहुत आता है, दूसरा क्या? हमारे भारतीय संविधान का नेचर कैसा है, क्या विशेषताएं हैं, उसकी खास बातें क्या हैं। तो याद रखिए, भारत को हम क्या करना चाह रहे हैं, इधर देखिए भारत की विशेषताएं क्या क्या हैं, नेचर कैसा है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत कैसा संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं या इसके नेचर कैसे हैं? तो याद रखिएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये इसके क्या हैं? ये हैं इसके क्या? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स क्या है? समझ में आ गया? हम भारत के लोग। बहुत बार आया है, आईएएस तक में ये क्वेश्चन आया है, हम भारत के लोग, यही है सोर्स ऑफ अथॉरिटी भारतीय संविधान की। ठीक है, तीसरी चीज आ जाइए, ऑब्जेक्टिव। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, न्याय मतलब जस्टिस, स्वतंत्रता लिबर्टी, समता इक्वलिटी, और बंधुता फ्रैटर्निटी। ठीक, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य है न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना,
ठीक है। दूसरा लिबर्टी, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? इक्वलिटी, किस चीज़ की समानता हम चाहते हैं? भारत का उद्देश्य क्या है? हम भारतीय संविधान चाहता है कि भारत में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। और क्या चाहता है? देखिए, और चाहता है बंधुता की भावना को बढ़ाना चाहता है भारत। तो भारतीय संविधान का अगर आपसे कोई सीधे सीधे पूछे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो ये सारे ऑप्शन टिक लगाने। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, 4 ऑब्जेक्टिव हैं भारतीय संविधान के। हो गया। पांचवी चीज़, भारतीय संविधान को एक्सेप्ट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया? आत्मार्पित किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? ये तो है बेसिक चीज़ें। अब और क्या क्या क्वेश्चन आता है, आई होप कि शायद ये समझ में आ रहा हो। जल्दी जल्दी में करेंगे, क्योंकि हमें पीईटी के लिए पढ़ना है, तो इसलिए पीईटी के लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब आ जाइए पीईटी के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अब हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए, संविधान सभा में या कहा जाए प्रस्तावना, तो दुनिया में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। दुनिया में किसका कॉन्स्टिट्यूशन? पहला, विश्व का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने प्रस्तावना को इन्वॉल्व किया। याद रखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट, जिसने शुरुआत की किस चीज़ की? प्रस्तावना की। अमेरिकी संविधान ने किस चीज़ की शुरुआत की? प्रस्तावना की शुरुआत की। एक एक लाइन याद रखिएगा, चाहे तो आप इस चीज़ का एक जगह नोट्स भी बना लें। अमेरिकी संविधान ने ही सबसे पहले किसकी शुरुआत की थी? प्रस्तावना की शुरुआत की थी। दूसरी चीज़, प्रेम्बल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रीफेज। जैसे बुक में आप पढ़ते हैं तो बुक में, पूरे बुक में क्या लिखा है, इस चीज़ को जानने के लिए आप उसका प्रीफेज एक पेज पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा पूरी बुक का समरी क्या है। वैसे ही प्रस्तावना बताता है आपके संविधान के बारे में। तीसरी चीज़, पालकी वाला साहब थे, ज्यूरिस्ट, एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड, मेरा आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हो तो प्रेम्बल को देख लीजिए। समझ में आ गया? ये किसने कहा? पालकी वाला साहब ने कहा। अब देखिए, ये जो संविधान सभा का जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना किसका ही अपडेटेड वर्जन है? उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में चल के क्या बना? प्रस्तावना बना। ये उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद 9-4-13, 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू साहब ने, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने, जिसे कब एक्सेप्ट किया गया? ये अडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। अब 3 चीज़ जरूरी है भारतीय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन, 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। पहला क्या? समाजवादी। याद रखिएगा, ये देखिए पीईटी में कोई बहुत बड़े लेवल का आना नहीं है, यही सब आता ही है, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अभी मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, एक एक चीज़ का मतलब समझाऊंगा, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक एक चीज़ को आपको समझना होगा। और तीसरी चीज़ आ जाती है क्या? इंटीग्रिटी या अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिए, कौन से संविधान संशोधन? 42। ये सबको आता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये ना याद हो। इसके बाद वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आ जाइए 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं एक एक विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की अगर नेचर या फिर विशेषताओं में जो सबसे पहला आता है वो आता है, और वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? सॉवरेन, REIGN। क्या बोलते हैं? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु से हम लोग क्या समझते हैं, यही आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में 3 किस्म की कंट्रीज होती हैं, 3 किस्म के देश होते हैं। सबसे पहला डिपेंडेंट। कैसा? सबसे पहला क्या? डिपेंडेंट। याद रखिएगा, सबसे पहली कंट्री डिपेंडेंट। हर कंट्री में, जैसे भारत है तो भारत में 2 चीज़ें हैं, एक तो भारत के अंदर क्या चल रहा है और दूसरा भारत का बगल वालों से क्या संबंध है। तो इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स, 2 अफेयर्स होते हैं किसी भी कंट्री के। डिपेंडेंट कंट्री कौन होती है? एक ऐसी कंट्री जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल सारे मैटर कोई दूसरी कंट्री संभालती है,
उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंट्री। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंट्री का मतलब ऐसी कंट्री जिसका इंटरनल अफेयर्स अंदर बाहर सब कुछ कौन करे, बाहर वाली कंट्री। जैसे ब्रिटेन ने बहुत समय तक दूसरे कंट्रीज पे राज किया। तो ये बताइए 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, डिपेंडेंट कंट्री था। समझ में आ रहा है ना, पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट था, ब्रिटेन पे डिपेंडेंट था। दूसरी आ जाता है, सेकंड टाइप का जो आता है वो आता है डोमिनियन। सबसे पहला डिपेंडेंट कंट्री, सेकंड आता है डोमिनियन। डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला हर कंट्री के दो अफेयर्स या दो मामले होते हैं, एक तो आंतरिक मामले और एक बाह्य मामले। अगर कोई आपसे ये कह दे कि तुम अपने आंतरिक मामले खुद संभालो और बाहरी मामले बाहर वाला संभाले, जैसे 15 अगस्त 1947 से जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो गया तब तक भारत के इंटरनल मैटर्स भारत खुद देखता था और बाहरी मैटर्स के लिए राष्ट्रमंडल या फिर ब्रिटेन ने एक राष्ट्रमंडल बनाने की बात करी, ठीक है, या ब्रिटेन ने एक्सटर्नल अफेयर्स 1950 तक संभाले रखा। तो याद रखिए डोमिनियन का मतलब क्या, आंतरिक मामले आप खुद संभालो लेकिन तुम्हें बाहर के मामले जो भी होंगे वो हमसे पूछ के करने पड़ेंगे, यही कहलाता है डोमिनियन। डिपेंडेंट का मतलब सारे मामले तुम देखो, डोमिनियन का मतलब अंतर वाले मामले मैं देखूं लेकिन मेरे बाहरी मामले तुम ही देखो। और तीसरा आता है इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट का मतलब मैं अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मामला सब कुछ मैं खुद देखूंगा, ना कि कोई दूसरी कंट्री। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट या संप्रभु कहलाता है। समझ में आ गया, तो ये होता है संप्रभुता का अर्थ। दूसरा आ जाइए, अगला वर्ड समाजवादी, या फिर अगर दूसरी भाषा में इंग्लिश में बोला जाए तो सोशलिज्म। दूसरी भाषा में क्या बोला जाए, सोशलिज्म बोला जाता है। अब देखिए दो टाइप के सोशलिज्म होते हैं। सोशलिज्म का मतलब समाजवाद आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है, छोटी से बड़ी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपसे पूछेगा संप्रभुता का मतलब क्या, संप्रभुता का मतलब डोमिनियन कंट्री क्या होती है, ये सब आपको पता तो होना चाहिए ना, तभी तो आगे कुछ करेंगे, हाँ कि ना। अगर हाँ तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिएगा ये कैसा लग रहा है। अगला आ जाइए समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद दो किस्म का होता है, ध्यान से सुन लीजिए। एक तो होता है लोकतंत्रात्मक समाजवाद या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपको दोनों में कंफर्ट रहेगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और जो दूसरा आता है वो आता है क्या, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ध्यान से सुनिए, दो टाइप का समाज होता है। एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ऐसी कंट्री जहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, जैसे भारत में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट देख रही है, कुछ चीज़ें प्राइवेट देख रही हैं, दोनों का क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत में चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जो कैसी हैं, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब जैसे रशिया में सब कुछ गवर्नमेंट का है, हर चीज़ को सेंट्रलाइज कर देता है वो, वहाँ हर चीज़ सेंट्रलाइज्ड है। तो रशिया में क्या है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब क्या, ऐसी कंट्री जहाँ पे हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में हो, प्राइवेट के हाथ में कुछ भी नहीं हो, तो ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। भारत कैसा समाजवाद है, भारत में किस टाइप का समाजवाद है, तो याद रखिए भारत में गांधी और मार्क्स दोनों का क्या है, बाइंड या फिर ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। गांधी और मार्क्स दोनों का क्या है, ब्लेंडेड मिक्सचर। एग्जाम का ये पेट क्वेश्चन है, भारतीय समाजवाद किस टाइप का समाजवाद है, तो याद रखिए भारतीय समाजवाद गांधी और मार्क्स का क्या है, ब्लेंड है, मिक्सचर है, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्या आता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलरिज्म। आज का सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज्वलंत टॉपिक यही है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। हो सकता है आपको ये मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है क्या, पंथ निरपेक्ष। याद रखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है धर्मनिरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष एक नेगेटिव शब्द बोला जाता है। जैसे फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब धर्म की अपेक्षा ना करना। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा राष्ट्र जो कि धर्म को माने ही ना,
ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष या नास्तिक आदमी ही धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, याद रखिए। समझ रहे हैं? तो भारतीय संविधान में ये जो पहली चीज़, तो ये पंथ निरपेक्ष पहले नहीं था। भारत पहले सेक्युलर नहीं था। भारत एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन इसको सेक्युलर कब बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारत को इंदिरा गांधी जी ने क्या बना दिया? सेक्युलर बना दिया। क्या बना दिया? पंथ निरपेक्ष बना दिया। अब पंथ निरपेक्ष क्या होता है ये भी समझ लीजिए। धर्म निरपेक्ष का मतलब एक नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड का मतलब ऐसी धर्म की अपेक्षा ना करना। ये क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो किसी भी धर्म को ना माने, उसके लिए कानून से बड़ा कोई धर्म ना हो, मतलब नेगेटिव एक टर्म हो गया। लेकिन दूसरा चीज़ होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब एक ऐसा राष्ट्र जिसका जो सभी धर्मों को क्या करे, दोनों में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। धर्म निरपेक्ष का मतलब जिसका कोई धर्म ही ना हो। लेकिन पंथ का मतलब समुदाय विशेष या कोई आदमी अपना एक अलग रास्ता चुन सकता है, ठीक है, वो नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। तो भारत ने पंथ निरपेक्ष चुना। पंथ निरपेक्ष का मतलब गवर्नमेंट कहता है कि जो जिस धर्म को मानना चाहे माने, लेकिन धर्म निरपेक्ष क्या कहता है? कोई धर्म नहीं है। लेकिन पंथ निरपेक्ष कहता है कि जो जिस धर्म को मानना चाहे माने। याद रखिएगा, सर्वधर्मान मतलब यही होता ना भाई, सर्वधर्म संभाव टाइप का, यही है पंथ निरपेक्ष का मतलब जो जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है। लेकिन धर्म निरपेक्ष कहता है हम धर्म को मानते ही नहीं हैं, ठीक है। ये हो गया क्या? पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष तो नास्तिक हो जाता है। ये बहुत है, कई सारे लोग धर्म निरपेक्ष लिख देते हैं। धर्म निरपेक्ष नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट किया गया तो पंथ निरपेक्ष लिखा गया। अब आ जाइए अगला, जल्दी जल्दी मैं खत्म कर देता हूँ। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र देखिए दो किस्म का होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब ये लोकतंत्र दो किस्म का होता है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जैसे रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब हम सब ने मत दिया, डायरेक्ट एक आदमी को प्रधानमंत्री चुन लिया, ये क्या हो गया? रेफरेंडम। जैसे यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है? रेफरेंडम ही तो होता है, सब लोगों ने मतदान किया, जो आदमी एक आदमी को क्या चुन लिया? प्रधानमंत्री चुन लिया। ये रेफरेंडम है, जनमत संग्रह। लेकिन दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पहले सारी जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, उसके बाद वो प्रतिनिधि कायदा और कानून बनाता है। इसका मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हमने सीधे सीधे प्रधानमंत्री चुन लिया, जनता ने डायरेक्ट चुन लिया। लेकिन भारत में ऐसा है क्या? नहीं। हम क्या करते हैं? सारे पहले सांसद, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लीडर रहता है, वो लोग अपने लीडर को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो भारतीय डेमोक्रेसी कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और मेरी बात समझ में आ रहा है ना? एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम लोग का मूड खराब हुआ, चलो यार जनमत संग्रह कहते हैं, सब लोग इकट्ठा हो, एक आदमी को सीधे प्रधानमंत्री चुन लिए, इसको बोलते हैं रेफरेंडम। ऐसा कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में होता है, ठीक है। जनमत संग्रह हुआ, प्रधानमंत्री बदल गया। दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पहले हम सब ने क्या हुआ? चुनाव में भाग लिया, हमने चुनाव से कुछ आदमियों को चुने। क्या चुने? 403 सांसद चुने, ठीक है, 403 सांसद चुन लिए। अब वो अगर बोला जाता है हमने जितने भी सांसद, जो भी एमपीज चुने, वो एमपीज ने आपस में क्या किया? आपस में एक आदमी को लीडर बनाया और उसको प्रधानमंत्री चुन लिया। समझ में आ रहा है ना? वो क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसी कहाँ कहाँ है? भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका में। अब ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये भी दो टाइप की होती है, एक तो पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। क्या क्या? पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। भारत में पार्लियामेंट्री क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। ये है स्टेटस क्या? लोकतंत्रात्मक। गणराज्य क्या होता है? याद रखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, जो लोकतांत्रिक कंट्री हैं, वो दो टाइप की होती है। फिर से ये जो लोकतांत्रात्मक कंट्री होती हैं, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है मोनार्च और दूसरा होता है क्या? रिपब्लिक। ध्यान से, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। मोनार्च का मतलब एक आदमी का राज्य। मोनार्च का मतलब एक राजा, जैसे कहाँ? ब्रिटेन में राजा होता है, महारानी होती है ना, तो ब्रिटेन का राजा या महारानी, तो उसको बोलते हैं मोनार्च।
रिपब्लिक का मतलब एक ऐसा जिसका, एक ऐसी कंट्री जिसका हेड, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो एक ऐसी कंट्री या एक ऐसा राष्ट्र जिसका मुखिया या मुखिया चुना गया हो। कैसे चुना गया हो? चुनाव द्वारा चुना गया हो, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। याद रखिएगा, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य। अब याद रहेगा सब कुछ। हर वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्रात्मक का मतलब आपको समझ में आ गया। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। गणराज्य क्या है? गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। जो भी लोकतंत्रात्मक कंट्री होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है रिपब्लिक और दूसरी होती है मोनार्च। मोनार्च का मतलब क्या? एक आदमी का राजतंत्र। मोनार्च का मतलब राजा का शासन, मोनार्की, ठीक है। और दूसरा होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जिसमें राज्य के हेड को, जो भी राष्ट्रपति है उसको कौन चुनती है? गवर्नमेंट को, राष्ट्र के हेड को जनता चुनती है। तो ये हो गया क्या? ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिक टर्म्स, ये बेसिक फीचर्स हो गए भारतीय संविधान के। अब सबसे ज़रूरी चीज़ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद जो जानना है, क्या प्रस्तावना को क्या अमेंड किया जा सकता है? तो 1973 में, याद रखिए कब, 1900 में, इसका एक नोट्स का PDF भी दूंगा। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार में एक निर्णय दिया गया जिसमें कहा गया कि चूंकि ये संविधान का एक हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसको आर्टिकल नंबर, ध्यान से सुन लीजिए, आर्टिकल नंबर 368 जो कि संविधान संशोधन है उसके तहत इसको अमेंड किया जा सकता है। लेकिन इसको अमेंड करने में संविधान की मूलभूत संरचना को छेड़खानी ना करें। समझ में आ रहा है ना सबको? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा, ये मामला उठा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसको आर्टिकल नंबर 368 के तहत क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं, बशर्ते संविधान की मूल संरचना में छेड़छाड़ ना किया जाए, ठीक है। और एक और था, याद रखिए, 1960 में एक केस हुआ था। 1960 में बेरूबारी में सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1960 में बेरूबारी मामले में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। याद रखिए, बहुत यही आता है एग्जाम में। बेरूबारी विवाद में, बेरूबारी में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में कहा कि ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए इसको अमेंडमेंट या संशोधन कर सकते हैं 368 के तहत, लेकिन इससे संविधान की मूलभूत संरचना में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूलभूत संरचना क्या होती है, ठीक है। ये है बेसिक प्रस्तावना। इससे अगर क्वेश्चन आता है, आमतौर पे UPSC में इससे एक क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।